झारखंड की संस्कृति ने हम सबका मान बढ़ाया है। देश विदेश में आज हम अपने रंग और वैभव को शान से पेश कर रहे हैं। दुनिया आज झारखंड की संस्कृति को कई माध्यम से देख रही है और उनमें से एक झारखंड के एक फैशन को देखा जा रहा है, जिसमें झारखंड की कला संस्कृति को आज फैशन के माध्यम से कॉस्ट्यूम में दिखाया जा रहा है और इसके सूत्रधार है सुमंगल नाग। दिल से मैं आज हम उनसे विशेष मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके दिल की बातों को। तो हम पहुंच चुके हैं झारखंड के फेमस डिज़ाइनर सुमंगल नाग सर के पास और यहाँ आपको मैं ये बता दूं कि सुमंगल नाग सिर्फ एक डिज़ाइनर ही नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ साथ यूथ आइकन है, फिल्म मेकर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडर है ट्राइब ट्री कंपनी के। सबसे पहले तो सर समाचार प्लस झारखंड बिहार के स्पेशल प्रोग्राम दिल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार आपको भी और जोहार दर्शकों को भी। जोहार सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि नॉर्मली झारखंड के जो लोग हैं वो ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि उन्हें डिज़ाइनर बनना है, उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है। सबसे पहले ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम फ्लैशबैक जाना पड़ेगा उसके लिए। आई थिंक 18 साल हो गए कंप्लीट किए हुए मेरा स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद। तो मैं असल में एक कल्चरल टीम में हुआ करता था, तो वहाँ बहुत मौका मिला मुझे दूसरे स्टेट्स से इंटरेक्शन करने का और देखा मैंने कि अदर स्टेट्स में काफ़ी कलरफुल अटायर्स हैं और हमारे पास वो अटायर्स नहीं दिखते थे, हम लोग उतना रिच नहीं दिखते थे। बिल्कुल। और वो रिचनेस कहीं ना कहीं खोया हुआ था। तो आई जस्ट कम डाउन फ्रॉम इन रांची एंड डिफरेंट विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन झारखंड नियर बाय और मैंने फाइंड आउट कि काफ़ी रिचनेस है, उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, उनको एक्सपोजर देना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स एंड मोटिव्स हैं जिसको हम लोग मॉडर्न वार्डरोब कलेक्शंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफुली सामने ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे जो लोग हैं शुरू से काफ़ी स्टाइलिश रहे हैं। इफ़ यू से कि लाइक अभी सब कोई ऑफ शोल्डर या वन ऑफ शोल्डर पहनते हैं, हमारे लोग तो शुरू से पहनते हैं। जैसे साड़ी भी पहनते हैं तो वो लोग वन ऑफ शोल्डर पहनते हैं, कभी कभी वो लोग साड़ी ऑफ शोल्डर भी पहन लेते हैं। तो वी आर फ्रॉम द बिगनिंग ऑनवर्ड्स वी आर वेरी स्टाइलिश एंड वी हैव आवर ओन डिज़ाइनिंग स्किल्स इन वार्डरोब। बिल्कुल। और सर जैसा कि देखा जाए, आपने बोला कि 18 साल हो चुके हैं इस चीज़ को और जब आपने ये स्टार्ट किया होगा तब आप काफ़ी ज़्यादा यंग हुआ करते होंगे, बहुत छोटे हुआ करते होंगे और घर पर जब इस बारे में पता चला होगा कि नहीं मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, मैं बाकी लोगों से अलग करना चाहता हूँ, ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वाला का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं था क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड वहाँ पे सभी चाहते हैं कि वी परस्यू गवर्नमेंट जॉब्स। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि हम लीग से हट के काम कर रहे थे और आई जस्ट सेड टू माय मॉम एंड डैड कि मुझे डिज़ाइनिंग का सीखना है। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे रांची में डिप्लोमा किया, मतलब डिप्लोमा किया डिज़ाइनिंग में। उसका फिर एडवांस डिप्लोमा करने के लिए कोलकाता गया। फिर कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मैं जैसे और डिज़ाइनर्स जितना काम करते हैं वैसा काम करूं, लेकिन तब मुझे मेरी मुलाकात मेरे मेंटर रहे हैं नंदलाल दा। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू यूज़ द आर्ट वर्क ऑफ झारखंड और यहाँ के फीचर्स को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि यहाँ काफ़ी ब्यूटी है और उसको एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरा कहानी शुरू हुआ कि व्हाई नॉट यहाँ के आर्ट को, यहाँ के मोटिव्स को, यहाँ के पैटर्न्स को यहाँ मॉडर्न वार्डरोब कलेक्शन में यूज़ क्यों ना करें और एक नया अध्याय जोड़े झारखंड के वार्डरोब डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में। सर लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने जो अपनी पढ़ाई है वो बाहर जा कर के कंप्लीट की, कोलकाता गए थे आप, राइट? तो कोलकाता जाकर सर तो वहाँ पर आपको बाकी लोगों के रिएक्शंस कैसे मिले? क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ट्राइब या फिर ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा होगा। आपकी सोच, आपके इनिशिएटिव्स जो थे बाकी लोगों से डिफरेंट थे, तो उनका रिएक्शन कैसा था? शुरू में तो रिएक्शन कोई खास नहीं था, डिसेस कि यार क्या कर रहे हो, जैसे हम लोग कर रहे वो भी वो तू कर। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन? तो उनका रिएक्शन उतना अच्छा नहीं था। दे आर सेइंग कि यार कुछ होना चाहिए, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि नहीं अभी ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को मतलब वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में वो टेस्ट मिलेगा और वो जो चाहते हैं वो डिज़ाइंस में वो मिलेगा। तो वो करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। राइट नाउ आज इंडिजिनस क्लोथिंग या इंडिजिनस पैटर्न काफ़ी फेमस है, लोग इसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो सुमंगल सर यहाँ पर आपने बताया कि
लोगों का रिएक्शन मतलब वैसा कुछ खास नहीं था। उनका कहना था कि वाई नॉट वेस्टर्न डिज़ाइन, वाई इंडिजीनियस डिज़ाइंस, उसको क्यों, ट्राइब को आगे क्यों बढ़ाना है। या फिर अब मैं आती हूँ सर उस जगह पर जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। आपको याद होगा आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, सब अब अपने अपने जगह अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ गए। सब शायद जैसा आपने बताया कि सब वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न कल्चर्स को आगे बढ़ा रहे थे। आपने चुना ट्राइब, और उसके बाद जो एक डिज़ाइनर का होता है कि उन्हें एक शो चाहिए होता है। पहले शो के बारे में बात करना चाहूँगी। जब आप वहाँ गए होंगे, आपने अपने आइडियाज़ दिए होंगे कि मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ और मेरा जो आइडिया है वो ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइबल्स और ट्राइब को शो करेगा। तो वहाँ जो वो पर्सन था जिससे आप बात कर रहे थे, उनका रिएक्शन कैसा था और आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें समझाने में कि आपको ये शो मिलना चाहिए? शुरुआत के दिनों में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब हम बात किए कि हमको ट्राइबल डिज़ाइंस में, ट्राइबल डिज़ाइनिंग का जहाँ तक बात करेंगे तो वो शुरू से ही एग्जिस्ट करता है। अगर आप वर्ल्डली आर्ट को देखते हैं जो कि महाराष्ट्र का है, और हर एक डिज़ाइनर्स इंडिजिनस पैटर्न्स एंड मोटिव्स को यूज़ करते हैं, वो शुरू से करते हैं। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि आई एम द फर्स्ट वन, या फिर हो सकता है और भी कोई लोग होंगे जो लोग यहाँ के पैटर्न्स एंड मोटिव्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने वो ज़्यादा फोकस किया कि यहाँ के पैटर्न्स एंड मोटिव्स, यहाँ के आर्ट वर्क को कपड़ों में लाने का, वो मैंने शुरू में कोशिश किया। बहुत लोग, जैसे बिहार का मधुबनी आर्ट है, बहुत लोग साड़ीज़ में यूज़ करते थे। यहाँ के बहुत सारे आर्ट है, जैसे पैतकार आर्ट हो या सोहराई आर्ट हो या कोहबर आर्ट हो, ये सारे आर्ट को कभी कपड़े में लोग नहीं देखे थे। तो वो चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीज़ तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन आई सेज कि जो भी आर्टिफैक्ट्स रहा है, जो भी मोटिव्स हम लोग सभी डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो रेफरेंस लेते हैं डिफरेंट इंडिजिनस फॉर्म से या फिर दूसरे कम्युनिटी से। तो वाई नॉट आई कैन यूज़ दिस मोटिव्स एंड पैटर्न्स ऑन वेरियस टेक्सटाइल्स और इवन वार्डरोब कलेक्शंस। और जहाँ शुरुआत के दिनों में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुआ। पहला जो शो था ड्यूरिंग द डिप्लोमा टाइम ही मैंने वो किया था वो शो, और वो उसका अच्छा खासा मतलब उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बिकॉज लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए। क्योंकि अब वो कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ ग्रो करता है, तो यहाँ पे वो ग्रोथ आ रहा था, तो धीरे धीरे करते गए। फिर मैंने मॉडल्स भी, लोग तैयार नहीं होते। यहाँ मॉडल्स क्या होता है कि कपड़े को शोकेस किया जाता है, लेकिन मॉडल्स यहाँ पे क्या थे कि वो चाहते थे कि नहीं, हम सुंदर दिखेंगे रैंप में। तो वो जो मोनोटोनस जो थाउट था उसको ब्रेक डाउन किया। मैंने बहुत सारे फीचर्स को फाइंड आउट किया जो लोग मॉडलिंग कर सकते, हैविंग गुड हाइट्स एंड गुड फीचर्स। इवन आई टॉक टू डियर पेरेंट्स कि नहीं, मॉडलिंग करते हैं ताकि यहाँ के कपड़े को अच्छे से शोकेस कर सके, बिकॉज आई नीड सम गुड बॉडीज वेयर आई कैन पुट अप माई क्लोथ्स एंड शोकेस माई कलेक्शंस। तो वो किया शुरुआत में। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सारे शोज़ करने के बाद में फिर मेरी मुलाकात हुई थी अजीत रोशन टेटे से, जो आदिवासी डेवलपमेंट नेटवर्क के हेड हैं। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो भी काफ़ी वो चाहते थे कि यहाँ के आर्ट, यहाँ के टेक्सटाइल्स को प्रमोट करें, और उनके साथ मैंने 3 साल काम किया। और वहाँ मुझे मौका मिला शोज़ करने का, बच्चे लोग को ग्रूम करने का, और उनके साथ काफ़ी सारा शोज़ किए, इवन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के तरफ। सर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि पहले शो में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर जैसे तैसे वो अरेंज हो गया। फिर वहाँ पर जाकर जब मॉडल्स की बात आई तो मॉडल्स को भी ये समझाना पड़ रहा था, उनके घर वालों तक से आपने मुलाकात की। और हाँ, कोई मॉडल्स नहीं था, बिकॉज क्यों बोले जाए तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्टर मॉडलिंग करना। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, हैविंग अ फेयर लुक एंड गुड हाइट, वही लोग मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ था, जो टैबो बना हुआ था, उसको मैंने क्रैक डाउन किया कि नहीं, इफ़ यू हैव अ डस्की लुक, नॉट वेरी फेयर लुक, यू कैन ऑल्सो बी अ मॉडल। तो उनको मैंने सिखाया हाउ टू वॉक ऑन रैम्प, उनके फीचर्स को बताया कैसा होना चाहिए, हाउ टू कैरी द कपड़ा, जो भी डिज़ाइंस देते हैं उसको आपको कैसे कैरी करना है। तो थोड़ा बहुत मुश्किलें हुआ जब मैंने डिफरेंट जो बडिंग टैलेंट से जो मॉडलिंग करना चाहते थे, इवन आई आस्क्ड देम कि नहीं करते हैं, उनको फिर सिखाया मैंने। और सिखाता भी था कहाँ, पार्क में सिखा रहा, तो किसी कोई क्लोज्ड एरिया है वहाँ मैं सिखा रहा हूँ, और कोई फ़ी नहीं, सबको सिखाते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ एडियन आई गोट मैनी ऑफ मॉडल्स डियर, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ। और फिर मौका मिला आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ भी मैंने बहुत सारे शोज़ किए। वहाँ पे 3 साल तक मैंने वहाँ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम किया, वहाँ भी मौका मिला।
तो ट्राइब ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, शुरुआत मैंने इसी से की। लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है ट्राइब ट्री को? क्योंकि झारखंड में बेसिकली लोग, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ट्राइब और ट्राइबल्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों में है वेस्टर्न कल्चर्स को ग्रैब करना, उनको ज़्यादा फॉलो करना। तो ट्राइब ट्री के लिए जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है? इसमें एक तो ये है ना कि हम जिस परिवेश में पले हैं, बड़े हैं, और जिस तरह से हम लोग पहले इस दुनिया के साथ चल रहे हैं, हम लोग वापस उस दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अगर हम चल रहे हैं दुनिया के साथ चलना होगा। इसीलिए जो हमारा जो पैटर्न्स है या मॉडल्स, हम लोग जो डिज़ाइंस इस्तेमाल करते हैं, वैसे कपड़े में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पहनते हैं, या बंडी पहन रहे हैं, या जैकेट पहन रहे हैं, या ट्राउज़र पहन रहे हैं, तो वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करें और उसको लोग प्राउडली उसको मतलब पहने। हाँ। और आज के टाइम पर अगर देखो सुमंगल सर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इवेंट हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, वो ऑर्गेनाइज करने लगे हैं लोग, या फिर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जो यहाँ के ट्राइबल्स है, यहाँ के जो ट्राइब है, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको भी लोगों के बीच पहचान मिल सके। तो उस जो शुरुआत है, वो जो पहल है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? शुरुआत अच्छा है, लेकिन स्टिल बहुत सा मतलब यहाँ के लोग उतने प्रोफेशनल नहीं हैं कि इवेंट्स को उस तरह से एग्जीक्यूट कर सकें। उनको काफ़ी कुछ सीखना होगा, चाहे वो बैक स्टेज मैनेजमेंट हो, या फ्लोर मैनेजमेंट हो, या स्टेज मैनेजमेंट हो। काफ़ी सारे इवेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ के लोगों को और प्रोफेशनली और रीच होना पड़ेगा, तभी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा से हो सकता है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो आपका बैकड्रॉप, आपका मतलब हर एक चीज़ मतलब प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, तभी आप कोई भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फैशन शो जो हम लोग करते हैं वो हाई फैशन शो, उसके ओनर हैं अरूप घोष। तो लास्ट हम लोग 8 सीज़न किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट अनदर इवेंट, बट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर हम लोग हाइक करें। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फैशन शो होता है जिसमें जो डिज़ाइनर्स हैं, जो दूसरे भी डिज़ाइनर्स हैं, मेरे अलावा और भी जो डिज़ाइनर्स हैं, जो लोग कपड़ों पे काम कर रहे हैं, उनको मौका देते हैं। हाई फैशन शो इवेंट देते हैं, वहाँ आप कलेक्शंस प्रेजेंट कर सकते हैं। इवेंट जो व्यूअर्स होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं, वो बायर्स होते हैं, वो लोग बाय करते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट्स में ये मौका मिलता है, जो चाहे यूथ फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी मेला जैसा, यहाँ मौका मिलता है। हम जैसे जो हम, क्योंकि मेरा एक सोशल कोज भी है, तो इस जगह पे मौका मिलता है कि राइट नाउ हमारा टेक्सटाइल, हमारा जो आर्टिफैक्ट्स है, जो आर्ट एंड मोटिव है, वो कहाँ तक पहुँचा है, वो किस तरह से हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो भीड़ में मौका मिलता है अपने कलेक्शंस को प्रेजेंट करने का। हम एंटरटेन नहीं करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो क्रिएशंस है, या मेरा क्रिएशन हो, या ट्राइब ट्री का, या अदर कोई भी डिज़ाइनर्स का जो भी क्रिएशंस हो, वो सही लोगों तक पहुँचे और लोग उनको देखें, सराहे, इवन सराहे नहीं बल्कि उसको अडॉप्ट करें, उनको पहने, तभी होगा। क्योंकि एप्रिसिएशन से एक क्रिएटिव पर्सन्स का पेट नहीं भरता है। आई थिंक हर एक को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब एप्रिसिएशन के अलावा उनका प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए, क्योंकि पीछे काफ़ी मेहनत होता है। और मेरा जो प्रोडक्ट्स है हमेशा, आप पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्रोडक्ट्स है, जो मैं डिज़ाइन करता हूँ, वो कहानी बयां करती है, हमारे लोगों की कहानियाँ बताती है। चाहे वो एक आर्टिजन्स हो, चाहे वीवर्स हो, चाहे जो मोटिव्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कहानी है। तो उस कहानी को हम लोग कपड़े में लाने की कोशिश करते हैं, और चाहेंगे कि लोग इसको अडॉप्ट करें प्राउडली। और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मिले क्लोथिंग के मामले में। जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो सीरियसली सही नागा कोई बंडी पहनता है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि वो नागा है, नागालैंड से बिलोंग करता है। अगर आसाम का कोई बंडी पहनता है तो पता चलता है वो आसाम से है। तो उसी तरह कुछ वार्डरोब कलेक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मोस्ट प्रोबेबली शायद वो हो जाए और एक झारखंड को एक क्लोथिंग में एक आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुमंगल नाग सर से मैं बात कर रही थी। बात करते करते बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले कि किस तरीके से सुमंगल नाग एंड उनकी टीम जो है झारखंड के ट्राइब और ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ के लोगों को फैशनेबल बना तो रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो संस्कृति है उसको अपने आप में समेटे हुए हैं, और उसी झारखंड की संस्कृति के साथ लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों तक झारखंड के जो
कल्चर है वो पहुंचा रहे हैं। और भी दिल की बातों को जानेंगे सुमंगल नाग सर के, पर फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दिल से। और आज दिल से के इस खास एपिसोड में हम सुमंगल नाग सर से जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पर्सन है जो सिर्फ फेमस डिज़ाइनर ही नहीं, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर है। अगर मैं बताऊं तो फिर से कह देती हूँ, फिल्म मेकर सुमंगल नाग, यूथ आइकन सुमंगल नाग, इसके साथ ही फैशन डिज़ाइनर सुमंगल नाग। और इसके अलावा सर और कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं और हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। नहीं, असल में मैं एक फैशन कोरियोग्राफर भी हूँ साथ में, और फिल्म मेकर हूँ, लेकिन उसमें फिल्म में मैं कॉस्ट्यूम एंड आर्ट करता हूँ। मैं वर्क एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड आर्ट डिज़ाइनर इन फिल्म। सर यहाँ एक और चीज़ जानने को मिला, आप फैशन कोरियोग्राफर भी हैं। कैसे होता है और कितनी मुश्किलें होती है यहाँ के लोगों को फैशन कोरियोग्राफी सिखाना? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, लोग यहाँ पर थोड़ा डस्की होने की वजह से अपने आप में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं। पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में डस्की फीचर्स एंड सॉफ्ट फीचर्स का काफ़ी अच्छा डिमांड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले एक वक्त था जहाँ लोग मतलब ओनली फेयर लुक एंड गुड लुकिंग लोगों को ही रिक्रूट करते थे फॉर द मॉडलिंग। और मुझे मौका मिला कि जब मैं खुद ही मतलब उतना फेयर लुक नहीं, तो वाई नॉट लाइक मेरा फीचर्स जैसा, या फिर हमारे कम्युनिटी के जो फीचर्स है, बहुत सुंदर फीचर्स होते हैं हमारे लोगों में। और अगर आप इंटरनेशनल शोज़ देखेंगे तो वहाँ भी आप देखते हैं कि ब्लैक मॉडल्स रहते हैं वहाँ पे, और उस तरह के फीचर्स यहाँ भी हैं। तो वाई नॉट भी उनको ग्रूम करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको रैंप में डिज़ाइन वर्क के साथ प्रेजेंट करते हैं। और इसमें बहुत सारा इंस्पिरेशंस भी मिला हमको, बहुत सारे स्टडीज़ किए, उसके बाद फाइंड आउट किए अच्छे टैलेंट्स को, फिर उनको ग्रूम किया। और जहाँ तक कोरियोग्राफी का बात है, तो मैं ना कोरियोग्राफी लाइक मैं थिएटर किया हुआ हूँ, मैं थोड़ा बहुत फिल्म स्टडीज़ किया हूँ, बहुत सारे फिल्म्स के साथ में एज अ कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, एज अ आर्ट डायरेक्टर, एज अ मतलब असिस्टेंट्स भी काम किया है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बिकॉज ऑफ थिएटर ऑल्सो आई एम अ फोक आर्टिस्ट भी रहा, डांस भी करता था, फिर मार्शल आर्ट भी सीखा था मैं। तो ये सारा चीज़ को जब देखा, डांस भी थोड़ा बहुत कर लेता था, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व किए कि हाउ टू डू अ कोरियोग्राफी, हाउ टू वॉक, एवरीथिंग। मैंने इसे सीखा नहीं, आई जस्ट ऑब्जर्व कि लोग कैसे वॉक करते हैं, उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया। मेरे कोरियोग्राफी में नया क्या चीज़ होता है कि मैं ऑलवेज स्टार्ट विद द, मेरा कोरियोग्राफी में एक स्टोरी होता है। इट्स नॉट कि रैम्प में बस हम मॉडल्स को वॉक कर दे वार्डरोब के साथ, ये नहीं, उसके साथ एक स्टोरी भी कन्वे होना चाहिए, उसके साथ एक म्यूज़िक जो अपनापन हो, जो अगर हम कल्चरल ड्रेस का बात कर रहे हैं तो म्यूज़िक में भी वो कल्चरल एसेंस होना चाहिए। और व्हेन आई स्टार्ट माय शो, हमेशा मैं इनिशिएट विद द अवेकनिंग, हमेशा मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मतलब वी फ्रॉम वेयर आवर ओरिजिन इज़ वेयर। तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल अटायर से शुरुआत करूँगा, उसके साथ कुछ मेलोडी म्यूज़िक होगा, उसके बाद मैं अपने मॉडल्स को वॉक कराता हूँ और एक स्टोरी कन्वे करने, उसे जो स्टोरी जो हमारे लोगों की कहानियों को बयां करता है। और रैंप सर हाई फैशन शो पे वापस से आना चाहूँगी मैं, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैशन शो अगर है तो वो हाइब है। और उसमें आपके शोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा से कहते हैं ना चर्चा का विषय रहा है। हाँ, तो वहाँ पर हाई फैशन शो में आप अपने अलावा, जैसे आपने बोला कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोगों को, जो डिज़ाइनर्स हैं उनको, तो उनके जो डिज़ाइंस होते हैं उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस आपने पाया है, और क्या कुछ है जो आपको लगता है कि वो कहीं लैक कर जा रहे हैं या आप कहीं लैक कर रहे हैं? लैक कर रहे हैं, सबका अपना जॉनर होता है, सबका अपना सिग्नेचर होता है डिज़ाइन्स का, सबको अलग अलग विधा में अपना एक्सपर्टीज़ है। तो हर कोई वेस्टर्न करता है, कोई इंडो फ्यूजन करता है, कोई ट्रेडिशनल करता है, कोई कल्चरल वेयर करता है। तो सबका अपना अपना एक ओरा है, सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना सिग्नेचर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, न्यू कमर्स जो बडिंग डिज़ाइनर्स हैं, आई थिंक उनको बहुत कुछ, मेरे ख्याल से अगर ये इंडिजिनस क्लोथिंग में वो आना चाहते हैं तो उनको काफ़ी सारा शोध करना होगा, रिसर्च करना होगा, उसमें रंगना होगा, तभी जाके वो और अच्छे से इंडिजिनस क्लोथिंग या यहाँ के पैटर्न्स को और अच्छे आगे बढ़ा सकते हैं।
सर यहाँ आपने बोला कि आपका आइकन आप खुद है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ के जो लोग डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप आइकन हो। ये मैं बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ अपने दर्शकों को कि उनके लिए आप आइकन हो। तो आप एज एन आइकन आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, उनके लिए क्या मैसेज है और उनको किस तरीके से बताना चाहोगे कि आगे इस फील्ड को आगे कैसे बढ़ाए? इस फील्ड में अगर डिज़ाइनिंग का फील्ड में बात करेंगे तो आई थिंक डिज़ाइंस को शुरू से ही बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है और अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे निफ्ट हैं, उनको क्रैक डाउन करें, नीड है, NID है, वहाँ वो क्रैक डाउन करें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें और उसके बाद उनको अगर लगता है कि हमको जॉब करना है तो जॉब करें और उसके बाद अपना खुद करना चाहते हैं तो यू मस्ट कम डाउन, अच्छे डिज़ाइंस के साथ काम करने का एक्सपीरियंसेस लें, तब जाके वो एक अच्छे दिशा में जा सकते हैं। अगर हम मॉडलिंग का बात करते हैं तो यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग गलत ट्रैक में मॉडलिंग को लेके जा रहे हैं और मॉडलिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक और चीज़ है मेरे दिमाग में अचानक से आ रहा है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कहीं ना कहीं ये सेक्टर काफ़ी बदनाम भी रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं या फिर सुने हैं कि कास्टिंग काउच एंड ऑल। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और क्या यहाँ पर कभी आपने इस चीज़ को देखा कि झारखंड में भी ऐसा कुछ हो सकता है या फिर होता है? मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ कान में आया नहीं है कि इस तरह कुछ कास्टिंग काउच ये सब होता है। हाँ यस, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर होता है। जैसे एक रिक्वायरमेंट्स होता है मॉडल्स के लिए कि इतना हाइट होना चाहिए, यू डिज़र्व दैट हाइट, आपके पास फीचर्स होना चाहिए, आपका बॉडी एनाटॉमी बहुत अच्छा होना चाहिए एंड वो कोरियोग्राफर एंड डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि वेदर टू चूज़ यू और नॉट। हाँ, उसमें वो रिक्वायरमेंट्स जब तक आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं तब तक आप एक मॉडल नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं और उनको लोग वहाँ पे मॉडलिंग करने का मौका देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको सपने दिखने लगते हैं जो कि बेतुका सपना होता है। सपने वो उनको देखना चाहिए जो उनके लिए बने हैं। तो वैसे लोग उस चीज़ को परस्यू करें। अगर उनको चाहिए कि अच्छा कोई ग्रूमिंग टीचर चाहिए तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर रहे हैं, उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी रिनाउंड हो चुके हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे सीखे। सर लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, आउट ऑफ झारखंड बहुत सारे स्टेट्स, उड़ीसा, कोलकाता, ये सारे छत्तीसगढ़, ऐसे जो स्टेट्स हो गए वहाँ पर आपको बहुत कोई जानता है, काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं आप। इसके अलावा देश की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ट्राइबल जो कलेक्शंस है या फिर ट्राइबल जो आइडियाज़ आपके पास है वो आई डोंट थिंक कि देश में भी किसी के पास होगा। और आपको नहीं, मैंने जैसा पढ़ा, मैंने देखा तो उसमें आप सिर्फ झारखंड ही में नहीं, आपने ट्राइबल्स को देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश तो जारी है और हम चाह रहे हैं कि मेरे काम से काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और उनको एक रोज़गार भी मिल रहा है और हम ये चाहेंगे करते रहें ये चीज़ को, ताकि मेरे काम से लोग इंस्पायर्ड हो, इंस्पिरेशंस मिले, एक एंटरप्रेन्योर भी डेवलप हो, डिज़ाइनर्स भी डेवलप हो। क्योंकि हम अकेले सफ़र में नहीं चलना चाहते, हम चाहते हैं कि मेरे साथ सफ़र में और भी लोग जुड़े ताकि हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर को एक ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लोबली एक पहचान मिल सके। झारखंड हो, चाहे आसपास छत्तीसगढ़ हो या आसपास जो भी नियर बाय ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनको एक पहचान मिले। अगर झारखंड के अलावा बाहर की बात कर लूँ, छत्तीसगढ़ या फिर और भी ट्राइबल स्टेट्स जो जाने जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है आपके कपड़ों को लेकर? रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी डिमांड्स भी आता है। राइट नो अभी तो डिमांड्स को हम फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्लोथिंग ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है और वहाँ पे इन्वेंट्री आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस तरह का एंटरप्रेन्योर, उतना बड़ा एंटरप्रेन्योर अभी तक तो मेरे नज़र में भी नहीं है। आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि उस तरह के लेवल पे मैं काम कर सकूँ। वी आर टॉकिंग विद द
एंजल इन्वेस्टर्स इन इवेंट टॉकिंग विद द बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से बात कर रहे हैं कि यहाँ के क्लोथिंग को एक ग्लोबल मार्केट दिया जाए। इसी राज्य स्तर पे काम ना हो और राष्ट्रीय स्तर पे काम ना हो, बल्कि पूरे दुनिया के स्तर पे। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल अब मेरा, काफ़ी मतलब मुझे ऐसे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है, लेकिन टाइम की कमी है तो उसको भी देखना है मुझे। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर झारखंड को उस लेवल तक पहुंचना है फैशन ग्लैमर सेंस में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को आगे आना होगा, लोगों को क्या कुछ करना होगा और लोग कैसे उनके लेवल को compete कर सकते हैं, ये जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सारा स्टडीज़ करना पड़ेगा। अगर वो डिज़ाइनर में डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, वार्डरोब डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, तो पढ़ाई स्टडीज़ ज़रूरी है और रिसर्च ज़रूरी है, आपका ग्राउंड नॉलेज ज़रूरी है, आपका हाउ मच यू आर क्रिएटिव, आप क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप उस इंडस्ट्री के मतलब जो पहले से बने हुए हैं उससे पहले आप बराबर या समांतर आप खड़ा हो सकते हैं। मॉडलिंग या अदर सेक्टर का भी बात करते हैं तो हमें हर एक चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा तभी, और हम अच्छे मेंटरशिप होना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक समय था जब वहाँ मेंटरशिप नहीं था, व्हेन आई वाज डूइंग डिज़ाइनिंग वहाँ पे कोई मेंटरशिप नहीं था, बस फ्लो में चला जा रहा था, कर रहा था। लेकिन राइट नाउ अभी बहुत सारे अचीवर्स हैं, एज अ डिज़ाइनर्स बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, एज अ मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एज अ कोरियोग्राफर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये अभी क्या है कि अभी मेंटरशिप है, तो एक अच्छे मेंटर के अंडर में अगर काम करते हैं या सीखते हैं तो मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ सकते हैं। ग्लैमर तो है, लेकिन ग्लैमर से हमें बच के रहना है। हमेशा हमारा मोटिव और विज़न हमेशा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी रियली वांट टू डू। हमेशा हम तो चाहेंगे कि जो मेरा काम है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करो जो कम्युनिटी के लिए कुछ हो, जो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ दे पाओ। वो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी डेवलपमेंट हो, तो वैसा काम करो जिसमें तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग प्राउड महसूस करें एंड हमेशा, और तुमको एज अ आइकन माने। आई थिंक एवरीवन इज आइकन, बस अपने अंदर के चीज़ों को पहचानना होगा और वो वक्त आएगा जब तुमको लोग एज अ आइकन देखेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे। तो हमें बस चलते जाना है, करते जाना है, बढ़ते चले जाना है विद अ गुड विजन एंड गुड पर्सपेक्टिव। तो ये थे सुमंगल नाग सर हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे यहाँ पर ये जानने को मिला कि किस तरीके से ये जो झारखंड है वो फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है, क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। अगर चाह है तो राह है, ये उनसे मुझे जानने को मिला। और आखिर में उनसे जो मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ो। मुश्किलें आएंगी लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के इस दिल से के ख़ास एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। ऐसे ही किसी हस्ती के साथ हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे उनके दिल की बातों को।